मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, शब्दांश क्या होते हैं, रूप क्या होते हैं, इन पर चर्चा करी। और वीडियो में हमने ये भी बताया कि शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। शब्दों को मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये सभी चीजें मैंने सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में दे दी थी। अब उन्हीं प्रकारों को हम आज पढ़ेंगे, एक एक करके उनका वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना करना मतलब निर्माण करना या बनाना, बनावट, इसको हम बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण को कह सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आज हमें जो पढ़ना है वह क्या है, रचना है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर यदि बात करूं तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और तीसरे हैं योग रूढ़। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब एक एक करके। रूढ़ शब्द क्या होते हैं वो समझते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द की अगर बात करी जाए तो रूढ़ शब्द का जो अर्थ है वो है प्रसिद्ध। ठीक है, अब प्रसिद्ध तो कोई रचना वाली बात हो नहीं गई, तो यह प्रसिद्ध इसको क्यों कहा गया है, तो समझिए इन शब्दों को रूढ़ क्यों कहा गया है। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, अर्थात वे शब्द जो परंपरा से ही प्रसिद्ध हो गए वही क्या है, रूढ़ शब्द है। या कहा जाए कि जो प्राचीन काल से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए। जैसे कि कहा जाए पहले जितनी भी चीजें थी उन सभी के नाम हमने अपनी याददाश्त के आधार पर ही रखे थे, अब वो शब्द क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द हो गए। तो बात समझ में आई, ये तो था प्रसिद्ध, हम इनको रूढ़ क्यों कहते हैं। लेकिन रचना के आधार पर इनको रूढ़ क्यों कहा जाता है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी शब्द हैं वो वर्णों से ही बने हैं और जितने भी वाक्य हैं वो शब्दों से ही बनते हैं। तो यहां पर तो पहली बात आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात समझते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण शब्दों से नहीं होता। बात समझ में आई। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण शब्दों से नहीं होता, सीधे किससे होता है, वर्णों से होता है, सीधे वर्णों से होता है। अब इसी बात को मैं थोड़ा घुमा के कहता हूं, अर्थात उल्टा करके। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई खंड अर्थ प्रदान ना करे। बात समझिएगा, कोई खंड। इसके मैं उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा रोटी, ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा बैल, ठीक, मैंने एक शब्द लिखा गाय, ठीक है, एक शब्द मैंने लिख दिया मकान। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द की। हमने क्या क्या परिभाषाएं देखी थी। वे शब्द जिनका निर्माण सीधे शब्दों से ना हुआ हो, सीधे वर्णों से हुआ हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या जिनका कोई भी खंड अर्थात टुकड़ा अर्थ प्रदान ना करे। ठीक है, चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। सामान्य तौर पर देखो, इसको रो और टी में तोड़ा जा सकता है, बैल को बै और ले में तोड़ा जा सकता है, ल में, और गाय को गा और या में तोड़ा जा सकता है। अब इसको चाहे आप मां का और या फिर कान, देखो मां और का और न, चाहे इसको इसके साथ में पढ़ लो चाहे इसके साथ में पढ़ लो, कोई भी शब्द नहीं निकल के आ रहा है। तो देखिए, क्या रो कोई शब्द है, क्या कोई टी शब्द है, क्या बे कोई शब्द है, या ल कोई शब्द है, या इनमें से कोई भी शब्द निकल के आ रहा है, या किसी भी खंड का अर्थात किसी भी टुकड़े का कोई अर्थ है, नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो वो रूढ़ शब्द हैं। या ऐसे कहा जाए कि वे शब्द जिनका निर्माण शब्दों से ना हुआ हो वही क्या है, रूढ़ है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम यौगिक शब्दों पर। यौगिक शब्द क्या होते हैं इसको समझिए। यौगिक शब्द के अर्थ से, यौगिक शब्द को अगर हम तोड़कर देखें तो ये योग धन इक से बना है। योग मतलब जोड़कर बनाए हुए। किनको जोड़कर बनाए हुए, शब्दों को जोड़कर बनाए हुए। तो सीधी सी बात है कि वे शब्द जिनका निर्माण शब्दों से हुआ हो, किससे हुआ हो, शब्दों से हुआ हो, या जिनका कम से कम एक खंड सार्थक हो। एक खंड क्या हो, सार्थक हो। सीधी सी बात है, मैंने एक शब्द लिख दिया विद्यालय, क्या लिख दिया, विद्यालय। अगर मैं इस विद्यालय शब्द को तोड़ूं तो एक निकल के आएगा विद्या और एक निकल के आएगा आलय। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब विद्या का
अलग अर्थ है और आलय का अलग अर्थ है, तो इसको भी हम शब्द कह सकते हैं, इसको भी शब्द कह सकते हैं। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण शब्दों से होता है, सीधे शब्दों से, ठीक है, या जिनका कम से कम एक खंड सार्थक हो। एक खंड का मतलब एक खंड तो अर्थ प्रदान करने वाला हो। अब क्लास में मेरे जो स्टूडेंट है वो कहते हैं गुरुजी ये देखो टी माने तो चाय होता है और रो माने रोना, तो इन दोनों को मिला दो तो रोटी बन तो रहा है, ये सार्थक तो है? सार्थक नहीं है। टी अंग्रेजी भाषा का है, रो अगर आप देखोगे तो हिंदी का एक धातु होता है, लेकिन क्या रो धातु में टी अर्थात चाय जोड़ने से रोटी बन जाएगी? सार्थक का मतलब यह है कि यहां देखिए इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, इसका विद्या है और इसका आलय है, और यहां पर क्या अर्थ निकल के आ रहा है? वही आ रहा ना, कोई बदल तो नहीं गया भाई। विद्या और आलय को मिला दिया तो विद्यालय बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि यौगिक शब्द हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो यौगिक शब्द आपको पता है कि शब्दों के योग से बनेंगे और जिसका एक खंड कम से कम सार्थक हो, तो सीधी सी बात है कि हम इसको रूढ़ शब्द बोल सकते हैं इन दोनों को। कैसे? विद्या को तोड़ के देखिए, वी और दया निकल के आएगा, उनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये शब्द हैं और कौन से हैं? रूढ़ शब्द। तो सीधी सी बात है यौगिक शब्द कैसे बनते हैं कि कम से कम एक रूढ़ शब्द के साथ में कम से कम एक उपसर्ग हो या प्रत्यय हो कम से कम, या एक और रूढ़ शब्द हो। देखिए मैं कम से कम की बात क्यों कर रहा हूं, अधिक से अधिक की भी बात हो सकती है। देखिए रूढ़ शब्द के साथ में यदि कोई उपसर्ग आ जाए या कोई प्रत्यय आ जाए या एक और रूढ़ शब्द आ जाए तो वो शब्द क्या हो जाते हैं? यौगिक हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए रूढ़ के साथ रूढ़ आना ये आप देख ही चुके हो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बैल शब्द के साथ में एक गाड़ी शब्द और दे दिया तो शब्द क्या बना हमारा? गाड़ी। तो यहां देखिए बैल क्या है? एक रूढ़ शब्द है, और गाड़ी क्या है? ये भी एक रूढ़ शब्द है। तो यहां पर कौन सी चीज क्लियर हो रही है? रूढ़ और रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द मिलेंगे तब भी यौगिक बनेगा। उपसर्ग देख लेते हैं, उपसर्ग लगाकर, जैसे मैंने ज्ञान शब्द के आगे वी लगा दिया, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो वी एक निकलेगा और एक ज्ञान निकलेगा, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? रूढ़ शब्द है, और वी क्या है? एक उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग प्लस क्या है? ये रूढ़ शब्द, ठीक है। एक और देख लेते हैं प्रत्यय का। देखिए लिख धातु के साथ में जब अक प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बनता है? लेखक, ठीक है। तो लेखक कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। और ये लिख क्या है हमारा? रूढ़ शब्द है, और अक क्या है? एक हमारा प्रत्यय है। तो ये तीनों ही चीज आपकी समझ में आ गई कि रूढ़ शब्द के साथ या तो उपसर्ग एक या प्रत्यय या एक और रूढ़ शब्द अवश्य होता है, तब वो कौन से शब्द होते हैं? यौगिक होते हैं। तो ये पहचान का तरीका भी है। अब समझिए मैंने एक या एक से अधिक की बात करी थी, कम से कम एक, अधिक से अधिक भी हो सकते हैं। यहां उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा स्वतंत्रता। क्या लिखा मैंने? स्वतंत्रता, ठीक। चलो इसको बिगाड़ दे रहा हूं, यहीं से निकाल के लाऊंगा मैं। इस चीज को आप उतार लेना, ये मुख्य चीज है इसकी, ठीक है। रूढ़ शब्द के साथ कम से कम एक उपसर्ग, कम से कम एक प्रत्यय या एक और रूढ़ शब्द अवश्य होता है, ठीक है। उदाहरण मैं यही दूंगा जिससे एक ही उसमें आ जाए। देखिए स्वतंत्रता, मैंने लिखा स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता शब्द की देखी जाए तो तंत्र इसमें मूल शब्द है, ता प्रत्यय है और स्व उपसर्ग है, ये शब्द है। तो देखिए यहां एक शब्द के साथ उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया, तब भी ये क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। अगर किसी शब्द के साथ में एक से अधिक प्रत्यय आ जाएं या एक से अधिक उपसर्ग आ जाएं, तो देखिए जैसे अप्रत्याशित। अब इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है आशा। क्या है? आशा। अब आशा में देखो एक अप्रत्यय है, एक प्रति प्रत्यय है और एक इत उपसर्ग है, ठीक है। तो इत प्रत्यय है और आ और प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो दो यहाँ उपसर्ग आ रहे हैं और एक प्रत्यय भी आ रहा है, तो ये भी शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। इसीलिए मैंने बताया है कम से कम एक रूढ़ शब्द के साथ कम से कम एक उपसर्ग, कम से कम एक प्रत्यय या कम से कम एक रूढ़ शब्द अवश्य होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो बात समझ में आ गई यौगिक की। चलिए अब बात करते हैं योग ऋण, ठीक है। यौगिक समझ में आ गए आपको अच्छी तरीके से। चलिए अब योग ऋण की बात करते हैं। योग ऋण शब्दों की यदि बात करी जाए तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि यौगिक का योग और रूढ़ का रूढ़ यहां आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या रूढ़ शब्द और यौगिक को मिला दें तो क्या योग ऋण हो जाएंगे? नहीं। अगर आप यौगिक शब्दों को रूढ़ शब्द मिला दोगे तब भी यौगिक ही रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी कराया था, ठीक है। अब देखते हैं योग ऋण।
योग ऋण क्या होते हैं उसको समझिए। योग ऋण का मतलब है वे शब्द जिनका निर्माण यौगिकों की तरह से हो। कैसे हो? यौगिकों की तरह से हो, लेकिन अर्थ कोई रूढ़ प्रदान करें। रूढ़ का मतलब कोई अर्थ प्रसिद्ध प्रदान करें या दूसरा अर्थ प्रदान करें। अर्थात यौगिक शब्दियों की तरह से इनका निर्माण होता है, लेकिन अर्थ कैसा प्रदान करते हैं? कोई दूसरा। तो बात समझ में आई योग ऋण शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द में आप देखिए, आपने विद्या और आलय को मिलाया, अर्थ विद्यालय ही आ रहा है। आपने बैल और गाड़ी को मिलाया, अर्थ वही बैलगाड़ी आ रहा है। आपने तंत्र में स्व लगाया, स्व मतलब अपने आप, तंत्र मतलब शब्द, और प्रत्यय आपका ये ता लगाकर ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। अब यह प्रत्याशित आशा में भी क्या हो? प्रत्याशा हो। प्रत्याशा में भी कैसी हो? आ मतलब नहीं हो। तो यहां पर अर्थ वही आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो योग ऋण शब्दों में क्या हो जाता है? योग ऋण शब्दों में होता है कि हम बनाते तो यौगिकों की तरह से, वैसे एक रूढ़ शब्द के साथ या तो उपसर्ग जोड़ दो या प्रत्यय जोड़ दो या एक और रूढ़ शब्द दे दो, लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए? अलग। देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर। क्या लिखा? लंबोदर। अब मैं अगर इस शब्द को देखूं तो एक ये बना है लंब और एक बना है उदर से। अब अगर उदर की मान दी जाए तो उदर का मतलब होता है पेट और लंब मतलब लंबा। तो लंबा है उदर जिसका। अब लंबोदर भाई साहब, किसी का भी लंबा पेट हो तो उसको लंबोदर नहीं बोल देते। जैसे ये दोनों शब्द मिलकर लंबोदर बना तो अर्थ आने लगा गणेश जी का। किसका? गणेश जी का आने लगा। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? योग ऋण कहलाएगा। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दशानन। क्या लिखा? दशानन। अब दशानन को अगर देखा जाए तो ये 10 धन आनंद से बना है। आनंद का मतलब सिर और 10 का मतलब 10। 10 आनंद। देखो 10 और आनंद, मैंने क्या बताया था कि शब्द जुड़ने पर वही अर्थ प्रदान करे तो यौगिक है, और शब्द जुड़ने पर कोई एक अलग अर्थ प्रदान करने लग जाए तो वो योग ऋण है। अब यहां पर अर्थ क्या आ रहा है कि 10 आनंद है। मैं यहां पर समास विग्रह नहीं करवा रहा आपको, आप सीधे सीधे समझिए कि 10 का मतलब 10, आनंद का मतलब सिर। तो दशानन का अर्थ क्या होना चाहिए? 10 सिर। लेकिन ये अर्थ हम किसका ले रहे हैं? रावण का। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? योग ऋण कहलाएंगे। तो ये तो मैंने 2 शब्दों वाली बात बता दी। अब देख लेते हैं, एक शब्द मैंने ले लिया जलज। क्या ले लिया? जलज। अगर मैं जलज की बात करूं तो एक शब्द है इसमें जल और एक शब्द है जा। जल का मतलब है पानी और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। अब पानी में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जलज। लेकिन जलज शब्द सुनते ही अर्थ हम जलज का नहीं लेते, हम अर्थ लेते हैं कमल का। किसका? कमल का। क्योंकि जलज की अगर बात करी जाए तो ये एक शब्द इतना विशाल है जलज, जैसे जल में जो भी जन्म ले तो मछली है, केकड़ा है, या ये सभी चीजें हैं। आप बोलते हैं ना कि मैंने भगवान के चरणों में जलज अर्पण किए। जलज का मतलब या कमल ही लगाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते केकड़े या मछली प्रस्तुत करी। तो मछली वछली कोई अर्थ नहीं लेना, या हम क्या ले रहे हैं? एक अलग अर्थ ले रहे हैं। अगर मैं मूल रूप से अगर बात कह दूं कि जितने भी बहुब्रीहि समास के पद होते हैं, समस्त पद, वो सभी क्या होते हैं? योग ऋण होते हैं। समस्त पद, सामासिक पद बोल लो, समस्त पद बोल लो, बात एक ही है। तो आप समझ लीजिए योग ऋण शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जिनका निर्माण यौगिक शब्दों की तरह से हो, लेकिन अपने मूल अर्थ के स्थान पर कोई दूसरा अर्थ प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द बहुब्रीहि समास के समस्त पद भी कहलाते हैं। ठीक है। बहुब्रीहि समास का समस्त पद जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? योग ऋण होते हैं। तो संभवतः आपको ये तीनों प्रकार समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकारों पर। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।